हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुनीता और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट से जुड़े हुए 50 इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये कंप्यूटर सब्जेक्ट सीरीज़ का पार्ट 1 है और इसमें डिस्कस किए जाने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज ऑप्शन ए डिजिटल कैलकुलेटर, ऑप्शन बी एनालॉग कैलकुलेटर, ऑप्शन सी अबैकस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अबैकस। क्वेश्चन 2, पीसी स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए पॉकेट कंप्यूटर, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी फिजिकल कंप्यूटर एंड डी पर्सनल कार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन 3, पर्सनल कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर इनमें से कौन से टाइप का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर या फिर डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप में बांटा गया है। तो साइज और स्पीड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे छोटे और सबसे कम स्पीड वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो है माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे फास्ट और साइज में सबसे बड़े हैं आपके सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन 4, डैश कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन ए मेन फ्रेम, बी मिनी, सी सुपर या फिर डी माइक्रो कंप्यूटर। तो पिछली ही स्लाइड में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फास्ट और साइज में बड़े जो कंप्यूटर हैं वो कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन 5, बिजनेस एप्लीकेशन लाइक ऑटोमेशन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक्सेट्रा हैव बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू अराइवल ऑफ डैश कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन 6, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया इज। तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए साशरा टी, बी सागा 220, सी परम युवा 2 या फिर डी परम 8000। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी परम 8000। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। विजय पी भाटकर को माना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनिशिएटिव इन सुपर कंप्यूटिंग, क्योंकि इन्होंने ही परम सुपर कंप्यूटर डेवलप करने के प्रोग्राम को लीड किया। तो इन्हें माना जाता है कि ही डेवलप्ड द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर परम 8000 इन 1991। तो इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है इंडिया को सुपर कंप्यूटर दिलाने में। परम बेसिकली सीरीज ऑफ कंप्यूटर हैं जो डिज़ाइन और असेंबल किए गए हैं सीडैक से। सीडैक का बेसिकली फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग और ये पुणे में स्थापित है। परम का मतलब होता है सुप्रीम संस्कृत भाषा में। इसके अलावा जो इंडिया ने सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किए हैं वो है एका, परम, कब्रो, ब्लू जीन। सागा 220 भी एक सुपर कंप्यूटर है जो इसरो ने डेवलप किया था ईयर 2011 में। परम युवा 2 परम सीरीज का फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो इंडिया में बिल्ट हुआ है। साशरा टी ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मीटरोलॉजी प्रेडिक्शंस एंड एस्ट्रोलॉजिकल सिमुलेशन के लिए यूज़ होता है। सीमोर क्रे को माना जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो ये आप इन पर्सन का नाम आप थोड़ा याद रखिएगा कि सीमोर क्रे को माना जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा CDC 6600 ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है CDC 6600। क्वेश्चन 7, which of the following computer is used for weather forecasting? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी पर्सनल कंप्यूटर या फिर डी सुपर कंप्यूटर। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होने वाला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन 8, द कैपेबिलिटीज ऑफ डैश लाइज इन बिटवीन मेन फ्रेम एंड दोज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम और पर्सनल कंप्यूटर के बीच में इनमें से कौन से कंप्यूटर आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर नोटबुक कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनी कंप्यूटर। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका माइक्रो कंप्यूटर है
और यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर है और बीच में आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर बेसिकली मिड रेंज कंप्यूटर्स होते हैं और ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स होते हैं, जबकि आपका माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है INAC स्टैंड्स फॉर। तो INAC का फुल फॉर्म हमसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेट एंड कैलकुलेट, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेट एंड कैलकुलेट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेट कैलकुलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्वेश्चन 10 ISCII का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटीग्रेशन इंटरचेंज, सी एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ऑप्शन ए। Question 11. The computer that processes both analog and digital is called? Option A analog computer, B digital computer, C hybrid computer, या फिर D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों ही सिस्टम पे प्रोसेस करता है। क्वेश्चन 12 द फुल फॉर्म ऑफ IBM। ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी इंटरनेशनल बीटा मशीन, सी इंटीग्रल बिजनेस मशीन, या फिर डी है इंटीग्रल बीटा मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन 13 व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर? CPU का फुल फॉर्म क्या है? ए कंप्यूटर परफॉर्मेंस यूनिट, बी सेंट्रल पर्सनल यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर डी सेंट्रल पावर यूनिट। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन 14 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CPU? ऑप्शन ए टू डिस्प्ले द इमेजेस ऑन स्क्रीन, ऑप्शन बी टू स्टोर द डेटा परमानेंटली, ऑप्शन सी टू प्रोसेस द डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन डी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो CPU का प्राइमरी फंक्शन इनमें से क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टू प्रोसेस द डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन 15 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ CPU? CPU के इनमें से कौन से पार्ट हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, सी मेमोरी यूनिट, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। CPU के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। क्वेश्चन 16 व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग? ऑप्शन ए बिट, बी बाइट, सी मेगाबाइट, डी टेराबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है बिट। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग इज बिट, और बिट रिप्रेजेंट करता है 0 और 1। क्वेश्चन 17 हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट? एक बाइट बनाने के लिए कितने बिट्स लगते हैं? ऑप्शन ए 4 बिट्स, बी 8 बिट्स, सी 16 बिट्स एंड डी 32 बिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 बिट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 18 हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन अ किलोबाइट? एक किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? ऑप्शन ए 100 बाइट्स, ऑप्शन बी 1024 बाइट्स, ऑप्शन सी 1048576 बाइट्स, या फिर ऑप्शन डी 1000000 बाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1024 बाइट्स। 19 What is the next data unit larger than a terabyte? टेराबाइट से बड़ा यूनिट इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए पेटाबाइट, ऑप्शन बी गीगाबाइट, ऑप्शन सी एक्साबाइट, या ऑप्शन डी जेटाबाइट। तो टेराबाइट से बड़ा यूनिट है ऑप्शन ए पेटाबाइट। तो यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाली है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि
सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो है बिट, देन बाइट्स, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोनोबाइट और सबसे बड़ा है जियोप बाइट। और इसके बीच में आपको रिलेशंस भी दिख रहे हैं कि 1 किलोबाइट क्या होता है 1024 बाइट्स। इसी तरीके से बाकी रिलेशंस भी आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिए हैं, आपको ये काम आ सकते हैं। कई जगहों पर आपको 1024 की जगह 1000 दिखेगा, जो कि करेक्ट है कुछ एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन 20, हाउ मेनी मेगाबाइट्स आर देयर इन अ टेराबाइट? एक मेगाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 10,000, 4 10,48,576 मेगाबाइट्स, ऑप्शन डी 10 lakhs मेगाबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10,48,576 मेगाबाइट्स। और आप इसकी कैलकुलेशंस भी यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन के लिए जो मैंने चार्ट बताया था, जो डेटा इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने रखा था, बस उसके बेस पे आपको ये सिंपली कैलकुलेशन कर देनी है। क्वेश्चन 21, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निबल? एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन ए 2 बिट्स, बी 4 बिट्स, सी 8 बिट्स या फिर डी 16 बिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4 बिट्स। 1 nibble is equal to 4 bits. 22, how many bits are there in Word in most modern computer architectures? ऑप्शन ए 4 बिट्स, बी 8 बिट्स, सी 16 बिट्स या फिर डी 32 बिट्स। और इसका करेक्ट आंसर है 32 बिट्स। क्वेश्चन 23, अ पर्सनल कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी कॉमनली नोन एज मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ? तो प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, उसमें कौन से ऑप्शंस इंक्लूडेड हैं? ए रैम ओनली, बी रोम ओनली, सी बोथ रैम एंड रोम या फिर डी कैश मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ रैम एंड रोम। तो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन 24, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम आर देयर? रैम के कितने टाइप्स होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2 या फिर डी 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन सी जो कि है 2। तो रैम के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक है आपका एस रैम स्टैटिक रैम और दूसरा है आपका डी रैम जो कि है डायनामिक रैम। क्वेश्चन 25, परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, बी सी डी रोम, सी रोम या फिर डी इज CPU। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रोम। ये मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ही होती है और इसे हम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रैम? रैम के इनमें से क्या 2 प्रॉपर्टीज हैं? ऑप्शन ए वॉलेटाइल टेम्पररी, बी नॉन वॉलेटाइल टेम्पररी, सी वॉलेटाइल परमानेंट, डी नॉन वॉलेटाइल परमानेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वॉलेटाइल एंड टेम्पररी। बिकॉज जो रैम है वो वॉलेटाइल है, तो जैसे ही आप अपने डिवाइस को शट ऑफ या शट डाउन करते हैं, इसमें जो डेटा होता है वो गायब हो जाता है, डेटा आर गॉन। ये टेम्पररी मेमोरी होती है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज। ये टेम्पररी है और ये वॉलेटाइल नेचर की होती है। क्वेश्चन 27, विच कंप्यूटर्स मेमोरी कंटेन्स द सिस्टम बूट सेक्टर फाइल्स? तो सिस्टम बूट सेक्टर फाइल इनमें से कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? ए रैम, बी रोम, सी कैश या फिर डी रजिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है रोम। तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर आर केप्ट इन रोम। और इसमें जैसे कि नाम ही बताता है रीड ओनली मेमोरी, तो सिर्फ रीडिंग ही परमिटेड है।
28. Which form of memory allows for the permanent storage of program and data once they have been created? तो इसके ऑप्शन है EEPROM, B PROM, C EEPROM या फिर D none of the above. तो इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम और डेटा एक बार आपने अगर क्रिएट कर दिए तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं, उसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रॉम. प्रॉम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो अगर आपने एक बार डेटा या इंस्ट्रक्शंस लिख दिए तो फिर वो परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं. अगर उसमें कोई मिस्टेक भी हुई है तब भी आप उसे चेंज फिक्स नहीं कर सकते. 29. Which kind of ROM permits the user or manufacturer to wipe the data with UV radiation before reprogramming it? तो इनमें से कौन से टाइप ऑफ ROM में आप लिखे हुए डेटा को हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं यूवी रेडिएशंस की मदद से और उसे फिर से रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं? ऑप्शन है ए प्रॉम, बी EEPROM, सी EEPROM या फिर डी है आपका नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है बी जो कि है EEPROM. और EEPROM का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो नाम से पता चल रहा है कि इरेजेबल, इरेज किया जा सकता है, एक बार लिखे हुए डेटा को हटाया जा सकता है. हटाने के लिए यूवी रेडिएशंस यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज़ किया जाता है. एक बार डेटा मिट जाए तो आप उसे दोबारा रीराइट कर सकते हैं. क्वेश्चन 30. EEPROM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है. आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट यानी कि ये फुल फॉर्म करेक्ट है या नहीं. EEPROM इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ट्रू और फॉल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू. बिल्कुल EEPROM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ही है. तो देखा जाए तो इरेजेबल है तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं. इसे इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है. एक बार आपने इसे इरेज कर दिया तो आप इसे रिपीटेडली रीप्रोग्राम कर सकते हैं. 31. What was the name of first commercially available microprocessor chip? ऑप्शन है Intel 308, B Intel 33, C Intel 4004 या फिर D Motorola 63. इसका करेक्ट आंसर है Intel 4004 is the first commercially available microprocessor chip. 32. IC stands for option A internal circuit, B integrated circuit, C internal cycle, D none of the above. इसका करेक्ट आंसर है B integrated circuit. ऑप्शन क्वेश्चन 33. The touchable part of computer is called. ऑप्शंस हैं हार्डवेयर, B सॉफ्टवेयर, C प्रोग्राम या D नन. तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट को जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए हार्डवेयर. क्वेश्चन 34. अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म सम टास्क इज कॉल्ड. ऑप्शन ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्राम या फिर डी नन. तो इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसे पर्टिकुलर टास्क करने के लिए लिखा जाता है. क्वेश्चन 35. अ सॉफ्टवेयर नेसेसरी टू कैरी आउट अ सर्टेन टास्क इज कॉल्ड. अभी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जिससे आप एक पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं. ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या फिर डी है हार्डवेयर. तो इसका करेक्ट आंसर है ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन या फिर ऐप भी कहते हैं. ये कंप्यूटर डिज़ाइन है जो आपको स्पेसिफिक टास्क करने में हेल्प करती है. क्वेश्चन 36. विच इज़ द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड यूज़र. तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स और यूज़र के बीच के इंटरफेस को इनमें से क्या कहा जाता है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या फिर डी हार्डवेयर. तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. 37. द सर्किट बोर्ड टू विच माइक्रोप्रोसेसर इज अटैच्ड इज कॉल्ड. ए मेमोरी, बी मदरबोर्ड, सी CPU, डी नन. बी मदरबोर्ड इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 38. द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर बाय इनिशिएटिंग थ्रू हार्डवेयर सच एज pressing buttons
और बाय सॉफ्टवेयर कमांड इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस है रीस्टोरिंग, या फिर बी बूटिंग, सी ऑपरेटिंग, या फिर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी बूटिंग। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और पढ़ लेते हैं। तो लिखा है द एक्शन ऑफ अ कंप्यूटर टू लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी इज मेन मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी कह लो, इसे हम कहते हैं बूटिंग। दो टाइप की बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग का क्या मतलब है कि जब आपका कंप्यूटर पावर्ड स्टेट में ही है, कहने का मतलब है आपने अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ या पावर ऑफ नहीं किया हुआ है। जैसे कि आपका कंप्यूटर अगर स्लीप मोड में ही है, और ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपने कंप्यूटर को हार्डवेयर के थ्रू, कोई कीज़ के थ्रू या फिर कोई कमांड के थ्रू अगर आप अपने कंप्यूटर को वोकन अप करते हैं, तो इसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर पावरलेस स्टेट में था या इनिशियल स्टेट में था, यानी कि आपने अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ शट डाउन करके रखा हुआ था और अब जब आप उसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसी बूटिंग को हम कहेंगे कोल्ड बूटिंग। 39 है द प्रोग्राम्स दैट आर परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड ऑन रोम आर कॉल्ड एज। तो ऐसे प्रोग्राम जो परमानेंटली आपके रोम में स्टोर्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए हार्ड डिस्क, बी हार्डवेयर, सी सॉफ्टवेयर, या फिर डी है फर्मवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी फर्मवेयर। क्वेश्चन 40 मशीन लैंग्वेज। तो इसमें से मशीन लैंग्वेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए is the language in which programs were first written, B is the language understood by computer, C differs from one type of computer to another, या फिर D all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर इजीली समझ सकता है, लेकिन एक प्रोग्रामर के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो इसी मशीन लैंग्वेज में ही प्रोग्राम्स लिखे गए थे, और मशीन लैंग्वेज के लिए सबसे खास बात यह है कि डिफर्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। क्वेश्चन 41 असेंबली लैंग्वेज के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए यूज अल्फाबेटिक कोड in place of binary numbers used in machine language. B is the easiest language to write the program. C need not be translated into machine language, या फिर D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में प्रोग्रामर के लिए थोड़ी इजी होती है, क्योंकि इसमें हम मशीन लैंग्वेज की तरह 0 और 1 या फिर नंबर का यूज़ करके कोडिंग नहीं करते, बल्कि अल्फ़ाबेट्स का यूज़ इसमें किया जा सकता है, निमोनिक्स का यूज़ किया जाता है। बी जो कह रहा है कि ईजीएस्ट लैंग्वेज है, तो ईजीएस्ट तो नहीं है, क्योंकि हायर लैंग्वेज भी होती है जो कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी होती है, और इसे डेफिनेटली हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में ताकि उसे कंप्यूटर समझ पाए। तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पर गलत हो जाते हैं। 42 अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ डैश रिटर्न इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन ए लाइन्स, बी फंक्शंस, सी इंस्ट्रक्शंस, या फिर डी कोड वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं बाय अ प्रोग्राम। Question number 43 third generation computers used A VLSI technique, B transistors, C vacuum tubes, या फिर D integrated circuits। तो इसका करेक्ट आंसर है D integrated circuits। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए थे। इससे जुड़ी हुई ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें और भी कई सारे MCQ को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो आप देख सकते हैं जनरेशन, ड्यूरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंपोनेंट यूज्ड। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके आगे रेफरेंस के लिए भी आपको ये बहुत काम में आएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसका ड्यूरेशन है 1946 टू 1954, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से 1964 तक के समय में थे, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1977, इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ होता था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1978 से अभी हाल में चल रहे हैं, और इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो कि है VLSI या फिर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं और फ्यूचर में यूज़ होंगे,
तो उसमें ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, या फिर आप इसे बायोचिप्स भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको काफ़ी MCQ सॉल्व करने में हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 44, इन रिलेशन टू माइक्रोप्रोसेसर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। तो अभी लास्ट स्लाइड में ही हमने इसका फुल फॉर्म देखा है। ऑप्शन ए वेरिंग लाइट स्केल इंटीग्रेशन, बी वेरी लाइट स्केल इंटीग्रेशन, सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 45, इन रिलेशन टू माइक्रोप्रोसेसर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ULSI। तो ये भी हमने उसी स्लाइड में ऑलरेडी देखा हुआ है। ऑप्शन ए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बी अल्ट्रा लाइट स्केल इंटीग्रेशन, सी यूनिवेरिएट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि 5th जनरेशन कंप्यूटर में यूज होंगे। क्वेश्चन 46 कह रहा है Which of the following belongs to the category of 4th generation languages? Option A machine language, B high level language, C assembly language, या फिर D query language। 4th generation computers में इनमें से कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है D query language। तो इससे जुड़ी हुई ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक बार इसे रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने देखा था वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था और लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते और इसमें लैंग्वेज यूज़ होती असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करते और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रैन, एल्गोल, कोबॉल, C++ या फिर C लैंग्वेज का यूज़ होता। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स VLSI का यूज़ करते और इसमें वेरी हाई लेवल लैंग्वेज जिसे हम क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसके एग्जांपल SQL, यूनिक्स, शेल, ओरेकल एक्सेट्रा। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज जैसे कि OPS5, मर्क्यूरी एक्सेट्रा यूज़ होते हैं। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको काफ़ी सारे MCQ को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन 47, a dash is a software program that travels the web, locating and indexing the websites for search engines। तो इसके ऑप्शन है A स्पाइडर, B पेंगुइन, C बग, या फिर D पाइथन। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो अलग अलग ट्रैवल करता है वेब लोकेटिंग और फिर इंडेक्सिंग में हेल्प करता है वेबसाइट्स की, सर्च इंजन्स के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है A स्पाइडर। तो जितनी भी मेजर सर्च इंजन्स हैं जैसे कि गूगल और याहू, ये स्पाइडर्स का यूज़ करते हैं इंडेक्सेस को अपडेट करने के लिए। इसमें जो ऑप्शन सी है, जो बग, बेसिकली सॉफ्टवेयर बग एक एरर होता है, फ्लॉ या फॉल्ट कह लो कंप्यूटर प्रोग्राम में। तो जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि बग आ जाता है तो उसे आपको रिजॉल्व करना पड़ता है, वरना प्रोग्राम ठीक से काम नहीं करता। तो एक तरीके का एरर है ये। अगर इसे ठीक नहीं किया तो आपके प्रोग्राम से आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, या फिर आपका प्रोग्राम अनइंटेंडेड वे में बिहेव करेगा, यानी कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा प्रोग्राम काम नहीं करेगा। क्वेश्चन 48, वायरस इनमें से क्या है? A अ डिवाइस, B अ प्रोग्राम, C एन एरर, या फिर D नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B अ प्रोग्राम। वायरस एक टाइप का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, या इसे मालवेयर भी कहते हैं, और वायरस से आपका कंप्यूटर में या जो भी डेटा स्टोर्ड है, वो फाइल्स जो स्टोर्ड हैं वगैरह वगैरह सब डैमेज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वायरस स्टैंड्स फॉर, वायरस का फुल फॉर्म क्या है? A वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, B वाइटल इंफॉर्मेशन रीजन अंडर सीज, D वाइटल इंफॉर्मेशन रिकोर्स अंडर सिस्टम, या D वायरस इंफॉर्मेशन रिकोर्स अंडर सीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि है अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स द अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज नोन एज। ऑप्शन ए सर्च इंजन, बी एंटीवायरस, सी वायरस, या फिर डी है साइबर क्राइम। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर के बाकी प्रोग्राम्स को भी इन्फेक्ट या फिर डैमेज कर सकता है? करेक्ट आंसर है वायरस। तो कंप्यूटर वायरस है वो हमारे कंप्यूटर में अलग अलग
सोर्सेज के थ्रू एंटर करता है। जैसे कि आपने कोई सीडी इंसर्ट करी है, कोई पेन ड्राइव इंसर्ट करी है, जिसे हम रिमूवेबल मीडिया कहते हैं, या फिर आपने कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड की है, आपके ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू ये वायरस एंटर कर सकता है। जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था उसका नाम है क्रीपर सिस्टम। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो कि इंडिया में देखा गया वो है सी ब्रेन वायरस। सी ब्रेन वायरस सबसे पहली बार इंडिया में कौन से जगह पे देखा गया? तो चेन्नई में 1988 में। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिसमें से भी MCQ तैयार हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था क्रीपर सिस्टम, बट इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन वायरस, जो कि चेन्नई में 1988 में देखा गया। ये एक बोनस क्वेश्चन है आज की सीरीज़ के लिए। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए एफप्रॉट, बी मैकएफी, सी एनपैव या फिर डी है फेडोरा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी फेडोरा। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी लगाया है जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे टाइप के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अभी एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि ये पिक्चर में जितने भी नाम लिखे गए हैं ये अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट ये एक अच्छे एग्जाम्पल का काम कर रहे हैं। फेडोरा नाम का कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बेसिकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में जो वायरस है उसे आइडेंटिफाई करके उसे एलिमिनेट करता है ताकि आपके कंप्यूटर को वायरस डैमेज ना पहुंचा सके। फेडोरा एक ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे स्पॉन्सर किया था रेड हैट ने। तो फेडोरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आज हम इसी MCQ तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सपोर्ट देने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।